नमस्कार। सीए फाइनल पेपर 6D से रिलेटेड इकोनॉमिक लॉज आईबीसी कोड, हमने इससे पहले आईबीसी की अमेंडमेंट्स जो मई 2023 सीए फाइनल में आएंगी, जो कॉमन प्रोविजंस थी पेपर 4 एंड 6D, उसका जिक्र किया था। तो आज हम एक्सक्लूसिवली पेपर 6D वाली जो एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स बनती है उनकी बात करेंगे। देखिए, सेक्शन 7 से रिलेटेड ऑब्वियसली हम पढ़ते हैं कि सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन दी है फाइनेंशियल क्रेडिटर ने, और सेक्शन नंबर 9 में होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर के द्वारा। तो ये जितनी अमेंडमेंट्स हैं थोड़ी रेगुलेशन से रिलेटेड है, ऐसा सेक्शन से रिलेटेड नहीं है, एक्ट में नहीं है, बाय रेगुलेशन है। तो सबसे पहली अमेंडमेंट हमें नजर आ रही है विद रिगार्ड टू अबीबी रेगुलेशंस 2016 रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, रेगुलेशन नंबर 2A। पहले 2A पढ़ते थे, अब साथ में क्या आ गया 2B एंड 2C। तो ये पेज नंबर 3.33 आईसीआई का स्टडी मैट का पेज नंबर 3.33 के अंदर अमेंडमेंट है। ये मैंने यहां पे आपको जितना भी येलो यहां पे आपको दिखेगा, ये सारा अमेंडमेंट से, और अमेंडमेंट से नजर आ रहा है ये अमेंडमेंट बाय वे ऑफ इंसर्शन है, राइट, कुछ नया ऐड हुआ है। तो क्या कहता है 2B रेगुलेशन, कहता है रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन डेट एंड डिफॉल्ट बाय ओसी, ऑपरेशन क्रेडिटर की बात हो रही है। कहता ओसी जब अपनी एप्लीकेशन देगा सेक्शन 9 में, उसके साथ उसे फर्निश करनी है रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ फॉर्म जीएसटी R1 एंड जीएसटी 3B। ऑब्वियसली अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसको ये कॉपीज इन दो फॉर्म की साथ में क्या करनी है, फर्निश करनी है अपनी एप्लीकेशन एनसीएलटी को देते समय। स्वाभाविक है ये रेगुलेशन नहीं लगेगी अगर ओसी जीएसटी एक्ट में क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। रेगुलेशन 2C जो है वो कॉमन है, किसके लिए, बोथ फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए। कहते हैं जब आप एप्लीकेशन देंगे उसके साथ दो चीजें और लिख के आपने देनी है, एक अपना पैन नंबर एंड साथ में ईमेल आईडी। तो इसके साथ ये वाली हमारी अमेंडमेंट यहां समाप्त होती है, जहां सेक्शन 7 एंड 9 से रिलेटेड पढ़ा, 7 एंड 9 से रिलेटेड कॉमन आ गया, पैन एंड ईमेल आईडी दीजिए, और 9 से रिलेटेड जीएसटी R1 एंड 3B फॉर्म आपने लगा के देना है अगर आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है। नेक्स्ट अमेंडमेंट विद रिगार्ड टू सेक्शन नंबर 17, जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ सीडी बाय आईआरपी, उससे रिलेटेड ये रेगुलेशंस की हम बात करते हैं। तो यहां पे रेगुलेशन नंबर 4 में उसके साथ में कहता है आफ्टर सब रेगुलेशन 1 द फॉलोइंग सब रेगुलेशंस आर इंसर्टेड। तो नॉर्मली अमेंडमेंट इंसर्शन से है, यह है स्टडी पेज के मटेरियल के पेज नंबर 3.57 के अंदर। तो इंसर्शन क्या आया है, कहता जब ये सारी मैनेजमेंट करनी है, आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है, कहता पर्सोनल ऑफ द सीडी या उसके प्रमोटर या कोई भी एसोसिएटेड पर्सन विद द मैनेजमेंट ऑफ सीडी शेल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद इन सच टाइम एंड मैनर ए फॉर्मेट एज सोर्ट बाय द आईआरपी या आरपी कह लीजिए, एज द केस में भी, क्यों उन्हें मैनेजमेंट करनी है। तो आप सीडी के क्या हैं, कोई भी पर्सोनल है, आप प्रमोटर हैं या एसोसिएटेड पर्सन है, आईआरपी या आरपी ने जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है, मैनर फॉर्म टाइम कह लीजिए, आपको देनी है। देन सब रेगुलेशन 3 कहती है क्रेडिटर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आईआरपी को, आरपी को, एज द केस में बी, विद रिगार्ड टू इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सीडी फ्रॉम द लास्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट, स्टॉक स्टेटमेंट, रिसीवेबल स्टेटमेंट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑडिट रिपोर्ट, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट, टाइटल सर्च रिपोर्ट, टेक्निकल ऑफिसर्स रिपोर्ट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एंड बाकी इंफॉर्मेशन as such shall assist IRP or RP in preparing information memorandum, getting valuation determined and in conducting CIRP। मतलब रेगुलेशन 4 में दो हमें सब रेगुलेशन दिखी, एक तो सीडी का पर्सोनल, नंबर 2 उसका प्रमोटर, नंबर 3 एसोसिएटेड पर्सन जो है आईआरपी और आरपी को सारी इंफॉर्मेशन देगा जो चाहिए। नंबर 2 जो क्रेडिटर है वो भी इनको इंफॉर्मेशन देगा कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड, लास्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट से रिलेटेड, सारे स्टॉक्स जो भी उसके पास, हर चीज जो भी क्रेडिटर के पास इंफॉर्मेशन है, आप वो सारी आईआरपी आरपी को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना सके और सीआईआरपी को कंडक्ट कर सके। Next amendment is on page number
3.66 एंड 3.67। अगेन अमेंडमेंट ऑब्वियसली रेगुलेशन से रिलेटेड है, जहां हम सेक्शन 29 में IM इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की बात करते हैं, उसमें रेगुलेशन नंबर 36 सब रेगुलेशन 2। तो स्टार्टिंग की जो लाइन थी उसमें एक हल्का सा चेंज है, कहता IM शैल हाईलाइट द की सेलिंग propositions and contain all relevant information which serve as comprehensive document conveying significant information about CD, including its operation, financial statement, perspective, resolution applicant, and shall contain the following details of CD। पहले क्या था, स्टार्टिंग में सिंपल लिखा होता shall contain the following details of CD, राइट। अब इन्होंने वर्ड क्या लगा दिया, IMP क्या हाईलाइट करे, की सेलिंग प्रोपोजिशंस, सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट के रूप में बने, जिससे सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन सीडी की, उसके ऑपरेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, पर्सपेक्टिव, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपने प्रोवाइड करनी है। तो ऐसा कोई बड़ा कोई अमेंडमेंट नहीं है। जैसे यहां पहले लिखा था एसेट्स एंड लायबिलिटी, अब साथ में लिख दिया गया है, साथ में आप इंफॉर्मेशन देंगे कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज की। एक्सप्लेनेशन में चेंज है, जैसे पहले था डिस्क्रिप्शन जो है एसेट से रिलेटेड, उनकी किस दिन खरीदा, क्या कॉस्ट थी, क्या यूजफुल लाइफ है, डेप्रिसिएशन चार्ज, बुक वैल्यू। अब साथ में क्या आ गया, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये वर्ड यहां पे क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है। इसके बाद में दो कह लीजिए और क्लोजेस रेगुलेशन में इंसर्ट की गई हैं। कहता कंपनी ओवरव्यू इंक्लूडिंग स्नैपशॉट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, की कॉन्ट्रैक्ट, की इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स एंड अदर फैक्टर्स विच ब्रिंग आउट द वैल्यू एज ए गोइंग कंसर्न ओवर एंड अबव द एसेट्स ऑफ सीडी सच एज। तो कहता कि भैया गोइंग कंसर्न के रूप में चलाने के लिए कुछ और इंफॉर्मेशन, जैसे स्नैपशॉट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, की कॉन्ट्रैक्ट, की इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स, जैसे यहां लिखा गया सच एज ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज इन इनकम टैक्स रिटर्न्स, ITC GST वाला, की एम्प्लॉइज, की कस्टमर, सप्लाई चेन लिंकेजेस, यूटिलिटी कनेक्शंस एंड अदर प्री एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, ये सब आपने लिख के देना है। देन डिटेल्स ऑफ बिजनेस इवोल्यूशन, आपका बिजनेस कैसे इवॉल्व हुआ, इंडस्ट्री ओवरव्यू, की ग्रोथ ड्राइवर्स इन केस सीडी, लेकिन यहां कंडीशन अच्छा पॉइंट है, ये कहता अगर सीडी की बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स किससे ज्यादा है, एक्सीडिंग है 100 करोड़ रुपए से एज पर द लास्ट अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बढ़िया पॉइंट है, एक लिमिट आ गई, 100 करोड़ से ज्यादा अगर सीडी की क्या है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है, तो आपने कैसे आपका बिजनेस इवॉल्व हुआ, इंडस्ट्री से रिलेटेड की ग्रोथ ड्राइवर्स, ये सब आपने मेंशन करने हैं। 3.67 पे हमें क्या दिखता है, इसी में 36 सब रेगुलेशन 1 के अंदर जो पहले होता था कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देना है ईच मेंबर ऑफ COC को, पहले हम पढ़ते थे विद इन 2 वीक्स ऑफ अपॉइंटमेंट, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 45 दिन, जिस दिन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट स्टार्ट हो गया विच एवर इज अर्लियर। अब क्या कर दिया गया, तो ये बढ़िया अमेंडमेंट रहेगी कि आपने COC को ये सबमिट करना है कब, 95 डेज के अंदर, ऑन और बिफोर 95th डे। कहां से, 95 दिन, जिस दिन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हुई, कि आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए ऑन और बिफोर 95 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो ये बढ़िया अमेंडमेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट ऑन पेज नंबर 3.96 में, जहां हम सेक्शन 34 से रिलेटेड जब हम बात करते हैं कि लिक्विडेटर वगैरह अपॉइंटमेंट की, उससे रिलेटेड फीस फूस, तो लिक्विडेटर्स फीस से रिलेटेड रेगुलेशन नंबर 4 के अंदर, तो पहले होता था फीस पेबल, सब रेगुलेशन 1 में, फी पेबल टू द लिक्विडेटर एज पर डिसीजन टेकन बाय COC, तो अभी भी है। यहां पे 1A इंसर्ट कर दिया गया है, कहता अगर फी फिक्स नहीं हुई है, अगर सब रेगुलेशन 1 में, द कंसल्टेशन कमिटी में फिक्स द फी ऑफ द लिक्विडेटर इन द फर्स्ट मीटिंग। तो पहले होता था सिंपल COC ने जो फिक्स कर दिया, आप कहता है अगर फिक्स नहीं हुई है तो कंसल्टेशन कमेटी फिक्स कर सकती है अपनी पहली मीटिंग के अंदर। तो ये एक बढ़िया अमेंडमेंट रहेगी, जरूर ध्यान रखें। इसके बाद पेज नंबर 3.100 पे पेज नंबर जरूर लिखते जाइए, उसके अंदर उसके हिसाब से ही मैं बता रहा हूं, वहां पे बिल्कुल स्टडी मैट के हिसाब से। तो यहां पे ये लिक्विडेशन एस्टेट से रिलेटेड सेक्शन 36, तो यहां रेगुलेशन नंबर 34, जैसे हम पहले क्या कहते थे कि प्रोवाइड्स दैट ऑन फॉर्मिंग लिक्विडेशन एस्टेट अंडर सेक्शन 36
द लिक्विडेटर को एक एसेट मेमोरेंडम प्रिपेयर करना है 75 डेज के अंदर। तो ये यहाँ पे डिलीट हो गया, डिलीट नहीं हुआ, ये आज भी है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पे अब सब रेगुलेशन 1 इंसर्ट की गई है। कहता फॉर केसेस कवर्ड अंडर सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 35। रेगुलेशन 35 में हम पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इंटेंडेड टू बी सोल्ड। तो कहता अगर आप रेगुलेशन 35 के सब रेगुलेशन 1 में आते हैं तो लिक्विडेटर ने क्या करना है, विद इन 30 डेज 30 दिन के भीतर भीतर, जिस दिन क्या स्टार्ट होगी, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, आपने एसेट मेमोरेंडम प्रिपेयर करना है in accordance with this regulation based on information memorandum prepared under section 29 with suitable modifications। तो क्या कह रहा है कि भैया अगर आप 35(1) में आते हैं तो 30 दिन के भीतर भीतर, जिस दिन लिक्विडेशन स्टार्ट हो गई है, आपको एसेट मेमोरेंडम प्रिपेयर करना है अंडर सेक्शन 29 जहां हम आईएम प्रिपेयर करते हैं। और 1A क्या कहती है, फॉर केसेस कवर्ड अंडर सब रेगुलेशन 2, अगर आप सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 35 में आते हैं तो ये पहले वाला ही आंसर है कि लिक्विडेटर प्रिपेयर करेगा एसेट मेमोरेंडम कितने दिन के अंदर, 75 डेज के भीतर भीतर। ये हम पहले भी पढ़ते थे, बट अब 2 पार्ट हो गए। सब रेगुलेशन 1 में आ गए तो 30 दिन है, वरना सब रेगुलेशन 2 के अंदर है तो आपने तैयार करना है ये 75 डेज के भीतर भीतर। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज ऑन पेज नंबर 3.145। ये जब हम पढ़ते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन सेक्शन 59 में, वहां पे फिर से देखिएगा ये रेगुलेशन में ही बदलाव है। जैसे यहां से देखेंगे हम 59 आपको दिख रहा है यहाँ सेक्शन, तो ये अभी भी वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन नंबर 3। तो सिर्फ इंसर्शन है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बस ये सब रेगुलेशन 5 आ गई। यहाँ पे कहता है डिक्लेरेशन अंडर सब रेगुलेशन 1A और अंडर सेक्शन 59(3A शेल प्रोवाइड दैट the corporate person has made provision for preservation of records after its dissolution। पॉइंट अच्छा है, क्या आपने एडिक्वेट प्रोविजन बनाई है किसके लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स आफ्टर व्हाट, डिसोल्यूशन होने के बाद जो आपने रिकॉर्ड्स क्या करने हैं, प्रिजर्व करने हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट विद रिगार्ड टू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो हम पढ़ते हैं 206 से 208 के अंदर। तो जहां पे हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन करवानी है आईपी ने सेक्शन 207 में, जहां रेगुलेशन नंबर 4 की हम बात करते हैं, तो यहाँ रेगुलेशन में ही बदलाव किया गया है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं एक जी रेगुलेशन कि आप नहीं बन पाएंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अगर आप फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है। अब यहां पे हमें पेज नंबर, पहली बात पेज नंबर लिख लीजिएगा, 3.174 पे अमेंडमेंट आती है। यहां सब रेगुलेशन 2 इंसर्ट होती है। कहता नो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय बोर्ड अंडर रेगुलेशन 13 shall be eligible to be registered as insolvency professional if the entity या उसका कोई पार्टनर या डायरेक्टर एज द केस में भी वो फिट या प्रॉपर पर्सन नहीं है एज पर क्लॉज जी। तो सिंपल कह रहा है, अब ये बात कर रहा है किस चीज की, ये बात कर रहा है एंटिटी की। अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी है, एंटिटी हो, उसका पार्टनर हो या उसका क्या हो, कोई भी उसका डायरेक्टर वगैरह हो, तो भैया अगर आप क्लॉज जी में फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है तो भैया आप रजिस्टर्ड यहां नहीं हो पाएंगे। सो ये था पेज 3.174। इसी से रिलेटेड देखिए आगे हम जब रेगुलेशन 5 में पढ़ते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, इसके ऊपर भी एक थोड़ा सा हमें चेंज नजर आएगा। तो ये आता है हमें रेगुलेशन 6 के अंदर। देखिए तो यहां जब हम पहले पढ़ते थे फीस की बात करते थे कि जो इंडिविजुअल है जो एनरोल होना चाहता है एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एज प्रोफेशनल मेंबर, वो फॉर्म ए में सेकंड शेड्यूल में एप्लीकेशन देगा। जहां हम फीस पढ़ते थे नॉन रिफंडेबल 10,000 है, 10,000 हटा के 20,000 कर दी गई है। तो स्वाभाविक है ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई भी प्रश्न इस तरह से बनाया जा सकता है। तो दिस कम्स ऑन पेज नंबर 3.175 के अंदर। ऐसा ही रेगुलेशन 7 से रिलेटेड भी जहां हम बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, यहां पे भी नेक्स्ट पेज, सो दैट मीन्स 3.176 के अंदर भी एक अमेंडमेंट हमें नजर आती है। कहता अगेन ये फीस से रिलेटेड है, यहां ये क्लॉज सी ऑमिट कर दी गई है जहां हम ये 10,000 फीस हर 5 साल वाली बात करते थे। अब क्या कहा गया, आपने बोर्ड को फीस देनी है 20,000 रुपए की। कब, अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो है इंडिविजुअल है तो देंगे 20,000 या नहीं तो आपको देनी पड़ेगी 2 लाख। अगर आप क्या है
अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी हैं, मतलब इंडिविजुअल हैं, तो देखिए 20,000 है। अगर आप एंटिटी हैं 2 लाख रुपए, और कब देनी है? एवरी 5 साल। 5 साल कैसे देखनी है? कहता आफ्टर द ईयर इन विच सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड, जैसे जिस साल आपको सर्टिफिकेट मिला उसके 5 साल बाद। एंड सच फीस कब तक देनी है? बिफोर 30 अप्रैल ऑफ द ईयर इट फॉल्स ड्यू। जैसे कि इलस्ट्रेशन दी है, कहता मान लीजिए आपको हमने रजिस्ट्रेशन दी है 2 फरवरी 2022 को, तो डैट मीन्स इन द ईयर 21-22 हो गया। तो कहता द फी शेल बिकम ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2027। मतलब 5 साल हमने कहां से देखे? फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो डैट मीन्स यहाँ ईयर का मतलब जो हम देख रहे थे वो फाइनेंशियल ईयर ही ले रहा है। 21-22 से अगले 5 ले लीजिए, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27। और जब 26-27 खत्म होगा तो नेचुरल उसके बाद क्या लेंगे? हमने कहा था 30 अप्रैल तक। सो 30 अप्रैल 2027 तक आपको अपना ये रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। देन इसी में एक सीए क्लॉज और इंसर्ट किया गया है, जो पहले भी था, लेकिन उसमें एक बदलाव क्या किया गया है। उसमें एक तो ये पे टू द बोर्ड जो हम कहते थे फी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 0.25 को हटा के अब कर दिया गया है 1%। जो आपने प्रोफेशनल फी अर्न करी है अपनी सर्विसेज रेंडर करते हुए एज आईपी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 0.25 से 1% फीस बढ़ा दी गई है। और एक फर्दर प्रोविजन इंसर्ट की गई है जो कि क्या कहती है? कहता वेयर आईपी, अगर आप एंटिटी हैं, अगर आप क्या है, अगर आप एंटिटी हैं तो आपने बोर्ड को पे करनी है 1% ऑफ द प्रोफेशनल फी अर्न फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड एज आईपी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। टाइम पीरियड वही देखिए जैसे ऊपर हमने पढ़ा था 20,000 2 लाख वाले में, वो 30 अप्रैल है, लेकिन यहां एवरी ईयर अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट इन फॉर्म जी ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। तो अगर आप एंटिटी हैं तो 1% जो फी आपने अर्न की है हर साल आपने 30 अप्रैल तक वो जमा करवाना है फॉर्म जी ऑफ सेकेंड शेड्यूल में। यहां पे एक सब रेगुलेशन सी भी इंसर्ट की गई है। कहता है पे टू द बोर्ड ऑफ फीस स्पेसिफाइड अंडर सब रेगुलेशन 2 ऑफ 31 ए ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया CIRP regulations 2016 within a period of 30 days after the end of each quarter or upon closure of the process whichever is earlier along with a statement in form EA of the second schedule। दूसरा क्या कहता है? अगर आपने जो फीस बताई गई है सब रेगुलेशन 2 ऑफ 31 ए के अंदर, तो वो आपने पे करनी है 30 दिन। कहां से? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। जैसे यहां ऊपर हमने पढ़ा पिछले साल जो आपने फीस कमाई वो साल खत्म होने के 30 अप्रैल तक देना है, लेकिन अगर आप 31 से 2 के अंदर आते हैं तो 30 दिन के अंदर देना है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर और अपॉन क्लोजर ऑफ प्रोसेस विच एवर इज अर्लियर। और यहां पे फॉर्म नंबर जो होगा वो EA होगा, जबकि यहां फॉर्म क्या था? फॉर्म नंबर G था। अब प्रश्न है ये है कि भाई एक्सप्लेनेशन क्या आती है? क्वार्टर का मतलब है पीरियड ऑफ 3 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। सो क्वार्टर का मतलब यहां 3 महीने यहां पे बताया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज विद रिगार्ड टू ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स रेगुलेशन 11 के अंदर जो आईपी को कंडक्ट करनी होती हैं। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में इन्होंने एक सब रेगुलेशन 11 यहां पे इंसर्ट करी है एंड दिस इज पेज नंबर 3.12 के अंदर, जो कि कहती है अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशंस 2017। मतलब बस ये बताया गया कि जो आपने प्रोसीडिंग कंडक्ट करनी है वो किसके हिसाब से की जाएगी? जो इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशंस है उसके मुताबिक किया जाएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज ऑन पेज नंबर 3.189। दिस इज विद रिगार्ड टू द शो कोज नोटिस। जब हम आईपी को देते हैं, जब उसके खिलाफ इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सो विद रिगार्ड टू रेगुलेशन नंबर 13 के अंदर अमेंडमेंट आती है। सब रेगुलेशन 2 यहां से सब्सटीट्यूट की जाती है। जहां हम पहले पढ़ा करते थे कि शो कोज नोटिस देने के 180 दिन के अंदर अंदर आपने ये मैटर डिस्पोज करना होता है। अब ये समय क्या कर दिया गया है? 35 दिन कर दिया गया है। द डिसिप्लिनरी कमेटी शैल एंडेवर टू डिस्पोज शो कोज नोटिस विद इन अ पीरियड ऑफ 35 days ऑफ द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ द शो कोज नोटिस। तो एक ये बढ़िया एक अमेंडमेंट है क्योंकि 180 दिन का समय अब क्या कर दिया गया है? 35 दिन यहां पे कर दिया गया है। इसी से रिलेटेड एक देखिए यहीं पे 3 के अंदर क्लॉज BA इंसर्ट की गई है, जो कि
3 क्या कहता था पहले, ऑर्डर जो दिया जाएगा मे प्रोवाइड फॉर क्लोजर ऑफ शो कोज नोटिस या वार्निंग। अब साथ में क्या लिखा है कि शो कोज नोटिस में ही आपको ऑर्डर दिया जा सकता है, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कि आपको जो असाइनमेंट मिली है वो कैंसिल या सस्पेंड की जाती है। देन यहीं पे ये अगला पेज स्टार्ट हो गया है, पेज नंबर 3.190, जहां पे सब रेगुलेशन 5 यहां से ओमिट करके या कह लीजिए सब्स्टिट्यूट किया जाता है, उसकी जगह नहीं आ रही है। तो क्या कहता है, पहले था द ऑर्डर अंडर सब रेगुलेशन 1 शेल बी इशू टू द नोटिसी इमीडिएटली एंड बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। ये आज भी है, ये अभी भी सेम है, क्योंकि देखिए क्या लिखा है, द ऑर्डर पास्ड अंडर सब रेगुलेशन 1 शेल बी सर्व्ड अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देना है। आगे देखिए क्या लिखा है, एंड बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। ये पहले भी था। तो बस आप नई जो चीज हमें दिख रही है वहां पे क्या दिख रही है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दीजिए आप, एंड बाकी पब्लिश करना ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। प्रोविजन इंसर्ट होती है दैट सर्विस प्रोवाइडर अगर क्या है इज एन आईपी है, अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर शेल बी सेंड टू आईपीए ऑफ विच ही इज अ प्रोफेशनल मेंबर। तो अगर आईपीए का वो मेंबर है तो ऑब्वियसली वहां पे भी आपने कॉपी भेजनी है। सब रेगुलेशन 6 सब्स्टिट्यूट होती है, लेकिन लगभग मैं कहूंगा सेम ही है। यहां देखिएगा, तो पहले क्या था, पहले यही था कि भैया डिसिप्लिनरी कमेटी में कंसिडर्स फिट रिक्वायर द सर्विस प्रोवाइडर टू डिस्चार्ज पेंडिंग ऑब्लिगेशन, ये अभी भी वही है, may require the service provider to discharge pending obligation if any, continue its function till such time as may be directed, only to enable stakeholders to shift to another service provider। पहले बस वर्ड क्या था, पहले यहां वर्ड था टू enable clients to shift to, अब client के बजाय वर्ड क्या ले लिया गया है, stakeholder। और सी क्लोज सेम थी, comply with any other direction सेम यही है। बस साथ में एक सब रेगुलेशन नंबर 7 यहां नई इंसर्ट होती है, जो कि कहती है कि भाई in case service provider is IP, the board shall intimate the order to all the members of the COC। तो कहता है अगर आप IP हैं, बोर्ड इंटीमेट करेगा सारे मेंबर्स ऑफ COC ऑफ द CIRP प्रोसेस इन विच ही इज एक्टिंग एज IRP और RP एज द केस में बी एंड टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो सिंपल सर्विस प्रोवाइडर अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है तो बोर्ड का काम है क्या करे, बोर्ड यहां पे इंटीमेट करेगा, ऑर्डर किसको इंटीमेट करेगा, मेंबर्स ऑफ COC को करेगा, एंड साथ में किसको करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। इसके साथ ये अमेंडमेंट्स मेरी तरफ से यहां समाप्त होती हैं। तो जो भी स्टडी मैट से रिलेटेड चेंजेस थे यहां पे मैंने एग्जैक्टली स्टडी मैट का दिखा के उसी के साथ मैंने आपसे ये अमेंडमेंट्स डिस्कस करी हैं। सो फ्रॉम माय साइड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।